हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 जो आप लोगों का टॉपिक है डिटर्मिनेंट, इसका लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हुए। डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1 इसके पहले एक दिन जो है हो चुका था, तो उसमें सिंपल सा है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी उसका एक्सपेंशन और उसकी वैल्यू उस चीज़ को बता चुके हैं। और आज कुछ स्पेशल जो कंडीशन है उसको जानते हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो यहाँ पर ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसको हम लेते हैं, थोड़ा सा इसमें समझेंगे, उसके बाद तब इसको उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसमें ये कह रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इसमें क्या है कि इफ़ ईच एलिमेंट्स इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज़ ज़ीरो, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी रो और किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर के ज़ीरो हो जाए, जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है कि ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, तो इसके जो थर्ड रो है इसके सारे एलिमेंट इसमें ज़ीरो हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब किसी रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट उसमें अगर ज़ीरो हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं, और या वैसे भी उसकी जो है जो भी वैल्यू आएगी वो ज़ीरो ही आएगी। ठीक, तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ़ ईच एलिमेंट इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज़ ज़ीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर इसमें है प्रॉपर्टी सेकंड कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ अनचेंज्ड इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके, चूँकि एक चीज़ तो ये क्लियर है इसके लास्ट वाले इसके लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये बताया था कि डिटर्मिनेंट जो भी होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर इंटरचेंज हम कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही कंडीशन है कि अगर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ अनचेंज्ड इफ़ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसकी वैल्यू कुछ चेंज होगी। उसकी जो वैल्यू पहले आ रही थी वही वैल्यू अब भी उसको हम उसका एक्सपेंशन करके जब निकालेंगे तो भी उतनी ही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें कह रहा है कि इफ़ एनी टू एडजेसेंट रोज, अब एडजेसेंट रोज का मतलब कि जैसे R1 और R2 ये एडजेसेंट होगा, R2 R3, लेकिन R1 और R2 वो R1 और R3 ये एडजेसेंट के नहीं हुआ। R1 R2 R2 R3 ये दोनों एडजेसेंट होंगे इस हिसाब से। तो इसी में ये कह रहा है कि इफ़ एनी टू एडजेसेंट रोज और कॉलम, चाहे कॉलम हो चाहे रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बट द न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। इससे पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें ये कह रहा था कि अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रो को कॉलम में कॉलम को रो में। लेकिन इसमें क्या है, अगर एडजेसेंट रो को एडजेसेंट रो में, जैसे R1 को R2 में इंटरचेंज कर दें या R2 को R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें, तो इसमें क्या होगा, अगर इस पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मान लिए कोई भी डिटर्मिनेंट है कि डेल्टा, इसमें R1 और R2 को R1 और R2 को इंटरचेंज किया, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया हमने, तो क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट होती है उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस है तो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी।
और अगर यही के प्रोसेस हमने जैसे इवेंट टाइम्स अप्लाई किया, जैसे R1 और R2 में इंटरचेंज किया तो माइनस हुआ, और अगर R2 और R3 को फिर जो है हमने इंटरचेंज किया तो ये कि प्रोसेस 2 बार अप्लाई हो गया। तो जब कि 2 बार अप्लाई हुआ इवेंट टाइम तो ये माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर यही की प्रोसेस हमने अगर एन टाइम अप्लाई किया भाई, एन टाइम, तो उसमें क्या होगा कि अगर जो भी के नई वाली डिटर्मिनेंट आएगी उसको अगर डेल्टा के डैश हम के लिखेंगे तो वो -1n इंटू जो आपकी इनिशियल डिटर्मिनेंट थी उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब कि सब कुछ वही रहेगा और साइन ही इसमें चेंज होता है कि जब रो को रो में, वो भी इसमें एडजेसेंट रो को एडजेसेंट रो के साथ और या एडजेसेंट कॉलम को एडजेसेंट कॉलम के साथ इंटरचेंज हम करते हैं। तो ठीक, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में इसमें कह रहा है कि इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अब यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब होता है कि अगर कोई 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब कि सेम हो जाए, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो अगर सेम हो जाए। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पे अगर इसमें हम ले, यहाँ पर तो एक डिटर्मिनेंट है A1, ये B1, ये C1 है भाई इसका फर्स्ट रो में। सेकंड में भी आपका इसमें है A1, B1 और C1। तो ये दोनों, ये R1 और R2 ये क्या होगा, ये आइडेंटिकल हो गए। तो जब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इनको, इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 0 आएगी। इस कंप्लीट डिटर्मिनेंट का जब एक्सपेंशन हम करेंगे तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0। आइडेंटिकल का मतलब कि रो और एडजेसेंट हो या चाहे कि जैसा हो, चाहे रो के साथ आइडेंटिकल हो या कॉलम के साथ आइडेंटिकल हो, मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम हो जाएगा, तो वो आपकी उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कंप्लीट की 0 हो जाएगी। ठीक, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी 5। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी then the determinant is multiplied by that quantity। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हो तो उसमें कोई भी के पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं सब में किसी ना किसी एक कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो एक कंप्लीट डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। जैसे अब इसमें आप अगर के देखो, ये क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके जो एलिमेंट है A1, B1, C1 ये R1 में, R2 में A2, B2, C2 और R3 में A3, B3 और C3। हमने इसमें क्या किया, ये आपका जो R1 था, R1 के सारे एलिमेंट में हमने M से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो भी मल्टीप्लाई हुआ ये तो सम में हुआ। अब अगर इसी से इसका हमने जो एक्सपेंशन किया तो एक्सपेंशन करने के बाद हमें ये m अलग आ गया और फिर से ये डिटर्मिनेंट की ये कंडीशन। इसका मतलब कि हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई उसके पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट में होगा या पर्टिकुलर कॉलम, चाहे जिसके साथ हम करना चाहें वो हो सकता है। ठीक, लेकिन जो आपका मैट्रिक्स थी उसमें क्या था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है
कि अगर किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब ये आपका, चाहे हम मान लें कि फर्स्ट वाले में कर लें R1 में, तो ये MA1 MB1 MC1 ऐसे हम लिख लें, और चाहे तो इसको फिर ये MA1 MA2 MA3 ऐसे, मतलब किसी एक के साथ, किसी एक रो के सारे एलिमेंट के साथ या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 में कह रहा है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज़ अ डिटर्मिनेंट इज़ द सम और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू डिटर्मिनेंट। मतलब कि अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स इस टाइप से हो, जैसे कि आप अगर देखें इसमें ये दिया गया, इसमें ये कह रहा है ये एक टाइप की डिटर्मिनेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये A1 प्लस अल्फ़ा, ये A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, ये ऐसे है, मतलब ये C1 में, और ये आपका C2 ये ऐसे है, और ये CT। अब अगर इसको हम चाहें तो ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर इस चीज़ को हमको अगर लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये A1 A2 और ये A3 है, इसके साथ ये सम हुआ है तो सम वाले को अलग एक बना लें, जैसे ये A1 A2 A3, इसके बाद वाली ये जो ऐसे है ये ऐसे ही आ जाएगा, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पर ई प्लस था तो ई प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद ये अल्फ़ा बीटा और गामा से ये फर्स्ट कॉलम में यही एलिमेंट आ जाएंगे, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में जो इसके एलिमेंट थे ये ऐसे के ऐसे ही ये आ जाएंगे। तो इसको इस टाइप से भी इसका एक्सटेंशन हम कर सकते हैं कि जब ये सम में अगर यहाँ पर ये सारे के सारे ये माइनस होते तो हम क्या करते, एक तो इससे बना लेते, C1 में आपका ये A1 A2 A3 आता, और C2 आपका यही रहता, C3 यही रहता, फिर यहाँ पे ये माइनस रखते, फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा ये कंडीशन, और ये आपका ये तो ऐसे ही ये दोनों इस टाइप से भी इसको हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें एक और भी 7 है, वो वैसी क्योंकि उसमें दो कंडीशन में थी, अब इसमें अगर ये तीन वैसे एडिशन में आ जाए भाई, इसमें A1 प्लस MB1 प्लस NC1 है, A2 प्लस MB2 प्लस NC2, A3 प्लस MB3 प्लस NC3, और ये B1 B2 B3 C1 C3। तो अगर ये तीन उसमें है तो इसको हम तीन डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में इस टाइप से इसको हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर दो में होगी तो जैसे कि लास्ट वाले में उसको जो है कि दो में उसका एक्सपेंशन किया था, तो तीन में है तो तीन में इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से ये हो सकता है। नेक्स्ट है 8। प्रॉपर्टी 8 में ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एंड देयर करस्पॉन्डिंग फैक्टर कोफैक्टर। अब कोफैक्टर तो बता चुके हैं इसको हम, तो इसमें कोफैक्टर का मतलब अगर डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है तो मान लीजिए A1 इसका कोफैक्टर हो गया, इस A1 का कोफैक्टर हो गया, तो कोफैक्टर इस टाइप से इसका हमने ये निकाल लिया। फिर कोफैक्टर इस B1 का कोफैक्टर, इस C1 का कोफैक्टर, इस C1 का कोफैक्टर। अब अगर इन तीनों को अगर हम ये जिसका है भाई A1 इंटू कोफैक्टर ऑफ A1 प्लस B1 इंटू कोफैक्टर ऑफ B1 प्लस C1 इंटू कोफैक्टर ऑफ C1, इनका जो सम आएगा वही इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के इक्वल आता है। ये चीज़ जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें भी हम बता चुके हैं, और उसको इस टाइप से भी जहाँ पे A1 इस A1 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर है, B1 इस B1 का कोफैक्टर है, इस C1 का कोफैक्टर है। एक बताया था हमने कोफैक्टर और माइनस में तो सिर्फ उसके जो एक्सपेंशन के जो कंडीशन है उस वही होंगे उसमें, और कोफैक्टर में विद साइन उसको हम लिखते हैं। तो ये है इस टाइप की प्रॉपर्टी आपकी 8। तो अब आइए इसमें एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन इसमें लेते हैं। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट तो उसके
क्वेश्चन कुछ बता दिए थे, उसको आप लोग करिएगा, जो प्रॉब्लम हो बताइएगा। ये 4B है, ये 4B है आपकी चैप्टर में या बुक में 1B हो 2B हो जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज जो है उसी को देखिए। तो अब इसमें इसकी ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अगर हमें बतानी तो अभी हमने एक कंडीशन बताई है आइडेंटिकल वाली। अब इसमें अगर हम क्या देखें C1 और C3, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये भी 4, ये भी 4, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, तो इसकी तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये आइडेंटिकल, और अगर आइडेंटिकल ये नहीं होती तो इसका एक्सपेंशन हम करके इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं इसकी, ठीक। ये तो सिर्फ इसलिए है कि ये आइडेंटिकल है, इसीलिए इसको हमने इस मेथड से बता दिया कि डायरेक्ट इसकी। अब यहाँ पर ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। ये नेक्स्ट जब क्वेश्चन, अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो अब अगर इसमें आप देखिए यहाँ पर आइडेंटिकल, अभी तो हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चाहे तो इसका एक्सपेंशन आप कर लिए, उससे निकाल लिए। लेकिन अगर एक चीज़ हम देखें, क्योंकि इसमें ये 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, C1 में 3 कॉमन हो सकता है, ठीक। और जब कि 3 कॉमन होगा तो बाहर आपका ये 2, ये 3, ये 4 आ जाएगा। हाँ, इस हिसाब से ये फिर ये दोनों आइडेंटिकल आपको दिखाई देंगे। तो जब ये फिर आइडेंटिकल आपको दिखाई देंगे तो उनकी वैल्यू को आप 0 के इक्वल रख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर क्या मान लें, मान लिया ये डेल्टा हो गया, ठीक। अब इसमें आपने क्या किया, 3 जो है C1 में से कॉमन ले लिया, ठीक। अभी जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको बताया था हमने कि कॉमन हो या मल्टीप्लाई हो, तो अगर सब में लग रहा है तो सब में, तो इसमें नहीं होता, चाहे किसी पर्टिकुलर रो में चाहे पर्टिकुलर कॉलम में। तो इसमें 3 3 3 ये C1 में था, तो हमने इसको कॉमन यहाँ पर ले लिया। तो 3 2 दा 6, 3 3 दा और 3 4 दा, और यहाँ पे ये जो है ऐसे ही आ गया 2 3 4, ये 1 2 3। क्या किया है हमने, टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C1, ठीक। C1 से हमने इसको कॉमन लिया। तो अब ये हो गया क्या, आइडेंटिकल हो गए। तो जब ये आइडेंटिकल हो गए तो 3 और इनटू ये हो जाएगी 0। अब क्यों 0 हुआ, क्योंकि आपकी ये C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। जब ये आइडेंटिकल है तो इस भाई ये 2 इसके इक्वल, ये 3, ये 3 4, ये 4, ये दोनों आइडेंटिकल। इसका एक्सपेंशन भी होगा तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0, जो कि इसकी प्रॉपर्टी भी है कि अगर आइडेंटिकल है, चाहे रो आइडेंटिकल हो चाहे कॉलम आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये इसकी इस डिटर्मिनेंट की भी जो वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये 0 आ गई। तो अब ये दिया है, अब इसको भी हमें वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें कुछ आइडेंटिकल कंडीशन तो भाई इसमें हमें नहीं दिख रही है। अब अगर आइडेंटिकल के नहीं दिख रही तो इसका एक्सपेंशन हम कर दें। अगर आसानी से एक्सपेंशन हो रहा है, या तो फिर इसमें हम ये करते हैं कि पहले हम 0 बनाते हैं कि कैसे इसमें कि 0 आएगा या जो भी हो। तो यहाँ पे जो कि कैलकुलेशन है, हम डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दें, ठीक है। तो इसका जब एक्सपेंशन होगा अलॉन्ग R1 ये, तो 1 इंटू, अब जब ये ब्लॉक हो गया ये ब्लॉक हो गया, ठीक। ये यहाँ पे चलिए एक बार इस चीज़ को दिखा दें कि क्या होना है। तो ये फिर ये 5 7 14 20 ये आपको इस टाइप से ये दिखाई देगी यहाँ पे, ठीक। फिर क्या है ये सेकंड, तो इसमें तो भाई ये A
1 2 है, मतलब ये ऑड हो गया तो यहाँ पे ये -2 आएगा इसका। अब ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब ये 3 7 8 ये 20, फिर ये +3 +3। अब इसके लिए ये ब्लॉक हो गया तो ये 3 5 8 और ये 14। तो अब जब यहाँ की ये कंडीशन हो गई, इसके लिए 1, इसका ये एक्सपेंशन अब मतलब इसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे आएगा आपका 20 × 5 100 आ गया, और ये 98 हो जाएगा। ये -2 ऐसे ही रहेगा, इसमें पहले ऐसे होगा तब ऐसे जाएगा। ये 60 हो गया और -56, ये +3, ये 42 और -40। तब ये 1, ये इसमें से लेस हो गया, आ गया 2, ये -2, ये लेस हो गया, क्या आ गया 4, ये +3 और ये आपका आ गया 2। ठीक, तो अब ये हो गया 2 -8 और ये +6 और 6 और 2 क्या हो गया 8 और ये -8 8 लेस हो गया, कितना आ गया 0। इसकी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई आपकी 0। तो ये आज थोड़ा उसमें भी टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही फिलहाल। अब और जो कंडीशन होगी उसके लिए नेक्स्ट में आप लोगों को बताया जाएगा एक्सरसाइज।